गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में आज हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट या सर्कुलर परम्यूटेशन जो है वो पढ़ेंगे। देखिए दोनों लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत चीज़ें क्लैरिफाई करके बता दी हैं। दोनों लेक्चर देखेंगे आप लोग तो आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। आज हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ रहे हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। ये मैंने आपको बता दिया। सर्कुलर परम्यूटेशन में आप देख लें कि सबसे पहले आप फिगर 1 को देखें। आप फिगर 1 के चारों तरफ 4 लोग बैठा दिए गए हैं जिनके नाम ए, बी, सी और डी हैं। ये देखिए ए है और ए के बाद में बी है और बी के बाद में सी है और सी के बाद में यहाँ के ऊपर ये डी है। देखिए सिर्फ जितनी बात बताई जा रही है उतनी बात आप इस वक्त समझेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट है, ये लोग बैठा दिए गए हैं। फिर अगर आप फिगर नंबर 2 देखिएगा, जिस तरीके से ए के बाद यहाँ बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि सिर्फ इसी फिगर को अगर देखा जाए तो ए के बाद में बी है। सिर्फ दूसरे फिगर में क्या हुआ कि ए को बी की जगह शिफ्ट कर दिया गया है। आप देख रहे हैं जो बी की पोजीशन है वो ए की पोजीशन हो गई और इसी तरीके से शिफ्टिंग हुई है। सिर्फ ए से बी, बी से सी, सी से डी। ए को शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, बी को शिफ्ट कर दिया, उतना ही सी शिफ्ट हो जाएगा, डी शिफ्ट हो जाएगा। ए के बाद बी है, बी के बाद सी है और सी के बाद में डी है। तीसरे फिगर में ए की जो लोकेशन है यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो जहाँ पर बी है वहाँ पर ए कर दिया और फिर हमने जो है वो शिफ्ट कर दिया। और चौथी सिचुएशन में सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है। चौथी सिचुएशन में क्या है, ए देखिए यहाँ के ऊपर है और बी यहाँ के ऊपर है, तो जहाँ पर बी है वहाँ पर ए कर दिया, उसके बाद में बी सी डी की लोकेशन उसके बाद कर दी। तो इन चारों फिगर में अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो इन चारों की रिलेटिव पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आया। ए के बाद में अगर बी है और बी के बाद में सी है और सी के बाद में डी है। देखिए बहुत कान खोल के सारे लोग मेरी बात को सुन लें कि अगर रिलेटिव पोजीशन लोगों की, जो लोग बैठे हैं सर्कुलर, चेंज ना हो, चाहे वो इस तरह बैठे तब भी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद में डी आ रहा है। हमने ए को शिफ्ट कर दिया तब भी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद में डी आ रहा है। तीसरे फिगर में भी ऐसे ही है, ए के बाद बी, बी के साथ के बाद में सी और सी के बाद में डी आ रहा है। और चौथे फिगर में भी ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद में डी आ रहा है। अगर रिलेटिव पोजीशन लोगों की जो सर्कुलर बैठे हैं, सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं, चेंज ना हो तो आप देखिए यहाँ के ऊपर फिर देखिएगा, देन नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। अब यहाँ तो 4 दे रखे हैं, लेकिन अगर सर्कुलर टेबल पर हमारे पास में n लोग बैठे हुए हैं और हमको उनके सर्कुलर अरेंजमेंट या सर्कुलर परम्यूटेशन निकालना है और कंडीशन दिमाग में आपके क्या रहना चाहिए कि वो इस तरह बैठे हैं कि जब भी उनको उठाकर बिठाया जाए तो उनकी रिलेटिव पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। और लोग कितने हैं, n, तो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट या परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स बराबर फैक्टोरियल n-1 होगा। देखिए इसकी सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या होगी ये भी हम आपको बता दें कि इस तरीके से सिचुएशन होगी कि अगर आप लोगों को यहाँ के ऊपर ये बिठालना है और अगर मान लीजिए कि 1, 2, 3 और यहाँ के ऊपर ये 4 लोग बैठे हैं तो किसी एक को आप फिक्स कर दें, किसी एक को आप लोग फिक्स कर दें और फिर यहाँ के ऊपर 4 हैं आपने फिक्स कर दिया तो अब आपके पास में बी, सी और यहाँ के ऊपर ये डी पोजीशन रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास देखिए एक पोजीशन बी की बचेगी, एक पोजीशन सी की बचेगी और एक पोजीशन डी की बचेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको फिक्स कर दें तो बी के पास में 3 चॉइसेस होंगी, बात समझ में आ रही है, और उसके बाद में सी के पास में हमारे पास में सामने के बाद 2 पोजीशन बचेंगी तो सी के पास में सिर्फ 2 चॉइसेस होंगी और आखिरी वाले के पास में 1 चॉइस होगी। तो 3 × 2 × 1 किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ के पर ये 4-1। इसी तरीके से अगर n लोग हों तो एक की पोजीशन को सेव कर दिया जाएगा, उसके बाद में n-1 प्लेसेस बचेंगी। तो
वन प्लेसेस के ऊपर लोग जो है वो बैठेंगे और उनके सर्कुलर अरेंजमेंट जिस तरीके से यहाँ के ऊपर 3 2 × 1 बराबर 4 - 1 हुआ है, 4 - 1 का मतलब फैक्टोरियल 3 आएगा तो यही रिजल्ट आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा, n-1 एक पोजीशन को हम लोग जो है वो फिक्स कर देंगे और उसके बाद में फिर जितनी भी प्लेसेस बचेंगी, अगर टोटल n है तो n-1 बचेंगी, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर 4 फैक्टोरियल 4 - 1 आया है, यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल n-1। एक पॉइंट ये आ गया। यानी हमने आपको सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या पढ़ाया, सर्कुलर अरेंजमेंट में मैंने आपको यहाँ के ऊपर ये पढ़ाया कि अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज ना हो, इन चारों फिगर को बता दिया, सिर्फ एक ही फिगर को आप देख लीजिए, तो ए के बाद बी है, हमने ए को शिफ्ट कर दिया, तो जब शिफ्ट कर दिया तो फिर क्या पोजीशन हो जाएगी, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी। इसी तरीके से चारों अगर फिगर होंगे तो हमारे सर्कुलर अरेंजमेंट फैक्टोरियल n-1 होंगे। एक पॉइंट हुआ। इसके बाद में फिर आइए दूसरे पॉइंट पर। अभी मैं इसके ऊपर आपको जो है वो एग्जाम्पल भी बता दूंगा। फिर अगला पॉइंट आप देखें, देखिए दो टाइप के सर्कुलर अरेंजमेंट होते हैं, बहुत गौर से आप मेरी बात को सुनिए। सर्कुलर अरेंजमेंट ये तो हमने आपको जनरल समझा दिया, लेकिन जो सर्कुलर अरेंजमेंट होते हैं पर्टिकुलरली वो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके में यहाँ के ऊपर जो एक तरीका होता है सर्कुलर अरेंजमेंट का, इफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर डिफरेंट। एक तो ये होता है, तो इसको पहले आप लोग यहां के समझ लेंगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो है वो डिफरेंट है। इसी फिगर के ऊपर मैं आपको बातें जो है समझा देता हूं। देखिए बात आप समझ लें कि ए के बाद में यहाँ के ऊपर जो है वो यहाँ के ऊपर बी है, ए के बाद में बी है, ये देखिए ये ए आ गया और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये बी आ गया और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये सी आ गया और ये है यहाँ के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक है। और उसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर ये ए आ गया और यहाँ के ऊपर ये बी आ गया, ये सिचुएशन आ गई और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये हमारे पास यहाँ के ऊपर ये सी आ गया। यदि आप लोग बात को देख लें, ए बी और यहाँ के ऊपर सी, और ये दूसरा वाला जो फिगर है ये है यहाँ के ऊपर क्लॉकवाइज। देखिए ये भी मैं आपको बात को समझा दूं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आर यहाँ के ऊपर डिफरेंट, यहाँ के ऊपर आप बात को समझें, इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बात को समझा दूं कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर डिफरेंट का क्लैरिफिकेशन क्या है। लोग कुछ और समझते हैं, लेकिन किताब में या आर्टिकल में कहा कुछ और जा रहा है। कहा यह जा रहा है, इसको आप खुलासा देखिए, इसका क्लैरिफिकेशन देखिए कि एंटी, ये देखिए पहले हम ये लोग ये लेंगे, एंटी आर डिफरेंट। देखिए लोग समझ नहीं चीज पाते बात को और गड़बड़ा जाता है मामला। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आर डिफरेंट का मतलब यह कहा जा रहा है कि पहले दोनों के एंटी देखना है, पहले दोनों के सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज देखना है। देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, वो एक का एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, दूसरे का क्लॉकवाइज लेते हैं। नहीं, आपको ये नहीं लेना है, आपको इसका भी एंटी लेना है और दूसरे का भी एंटी ही लेना है। तो देखिए अगर आप लोग पहले का एंटी लेंगे, ये देखिए एंटी लेंगे, तो यहाँ के पर आपको मिल जाएगा ए बी सी, और क्या दूसरा क्या मिलेगा, और इसका भी एंटी लीजिए तो इसका एंटी मिल जाएगा आपको यहाँ के पर ए सी बी। अगर हम इसका भी एंटी लें, यही यहाँ पर ये इसका मतलब यही है कि एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट, यानी दोनों के एंटी क्लॉकवाइज अगर लिए जाएं
तो डिफरेंट हो, और दोनों के क्लॉकवाइज लिए जाएं तो डिफरेंट हो। इस पॉइंट को आप समझिएगा। ऐसा नहीं है कि एक का एंटी लिया जाए दूसरे का क्लॉकवाइज लिया जाए, बस यही गलती होती है। हम लोग इसका भी एंटी लेंगे तो हमारे पास में मिल जाएगा, देखिए ए बी सी, और जब हम दूसरे का एंटी लेंगे तो फिर मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ के पर ए सी बी। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद में फिर हम लोग ये, अगर हम लोग क्लॉक ले लें, आप लोग सुनिएगा मेरी बात को, अगर हम लोग यहाँ के पर क्लॉक ले लें तो क्लॉक आर डिफरेंट। आप पॉइंट समझिए। अगर हम इसका यहाँ के पर क्लॉकवाइज लेंगे तो ये मिल जाएगा, देखिए ए सी बी, और इसका क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी। तो आपने दोनों सिचुएशन को समझा कि एंटी क्लॉकवाइज भी डिफरेंट हैं और दोनों के क्लॉकवाइज भी डिफरेंट हैं। तो कंबाइन हेडिंग कही जा रही है कि एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर डिफरेंट। ये सिचुएशन समझ लीजिए। इस केस में भी यहां के ऊपर भी क्या होगा कि नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, अगर देखिए यहां के ऊपर नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स या परम्यूटेशन, अगर n लोग हैं, n के लिए निकालना हो जनरल के लिए तो n-1, यानी इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। वही जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है उसी तरीके की सिचुएशन होगी कि अगर n लोग यहाँ के ऊपर बैठ रहे हैं तो एक को फिक्स कर देंगे और बाकी प्लेसेस चॉइसेस पर छोड़ देंगे, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल n-1। इस तरीके के केसेस में भी हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे n-1। अब दूसरी सिचुएशन यहाँ के ऊपर बच्चों क्या होगी, इसको मिटा दूं मैं, अब फिर समझिए। दूसरी सिचुएशन यहां के ऊपर यह है कि एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर सेम। देखिए अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि इफ एंटी क्लॉक, अभी फिगर इसको ना देखिएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अगला दूसरा वाला यहां के ऊपर पॉइंट, यहां के ऊपर क्या हो रहा है कि दो तरीके के सर्कुलर अरेंजमेंट होते हैं, एक तो मैंने अभी आपको बता दिया, और अब क्या है कि इफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर सेम। सिचुएशन क्या है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज एक का देखा जाए और दूसरे का क्लॉकवाइज देखा जाए तो दोनों में यहां के ऊपर ये सेम हो। तो अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में ए बी सी यहां के ऊपर ये दे रखा है, और उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, देखिए आप सिचुएशन समझिएगा, आप उसको मत देखिए, आप सिर्फ इसको देखिए। तो हमारे, और ये सब अभी हम मिटाई दे रहे हैं आपको, ये सब अभी हम आपको मिटाई दे रहे हैं, बाद में अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए ये हमने यहाँ के ऊपर ये जो है वो यहाँ के ऊपर मिटा दिया। अब पॉइंट को आप समझें, अगर हमारे पास में ये सर्कुलर अरेंजमेंट है और इस सर्कुलर अरेंजमेंट को हम लोगों ने क्या किया कि सारे बच्चे यहाँ के ऊपर गौर करें कि हमने इस सर्कुलर अरेंजमेंट को ऐसे करके यूं करके पलट दिया, और ये पलटने की सिचुएशन कहाँ पर आएगी, जब किसी तरीके का कोई हार होगा, गार्लैंड होगी या कोई माला होगी, जब आपस में बंधी हुई होगी, गुथी हुई होगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके के अरेंजमेंट को, कि मान लीजिए कि ए के बाद में बी आ रहा है और बी के बाद में सी आ रहा है, और हमने क्या किया कि इसको हम लोगों ने यहाँ पर देखिए, ये ए के बाद में यहाँ के ऊपर ये बी है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये बी है, और हमने क्या किया कि इसको पलट दिया। बच्चों इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने देखिए ये यहाँ के ऊपर ये पलट दिया, ऐसे करके हम लोगों ने ऐसे पलट दिया। आप समझ लें इस चीज़ को, हमने यहाँ के ऊपर इसको यहाँ के ऊपर पलट दिया, ठीक है। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, जब हम इसको पलटेंगे, देखिए हमने क्या किया कि हमने इसको यूं से को यूं करके ऐसे करके पलट दिया, तो सी जो है वो यहाँ चला जाएगा। सी कहाँ चला जाएगा, जब हमने इसको पलटा तो सी की लोकेशन ये चली जाएगी, ठीक। और जब हम पलट देंगे तो बी की लोकेशन जहाँ के ऊपर है ये यहाँ के ऊपर आ जाएगी, और उसके बाद में ए अपनी जगह रहेगा। पहले फिगर को आप बहुत कायदे से समझ लें कि हमने, हमारे पास में ये गुथी हुई माला थी, ए के बाद में बी था और बी के बाद में सी था, हमने माला को ऐसे करके पलट दिया। तो जब हमने पलटा तो ए अपनी जगह पर रहेगा
और उसके बाद में सी कहाँ चला जाएगा, सी की लोकेशन ऐसे चली जाएगी। और जब हमने इसको ऐसे करके यहाँ के ऊपर पलटा तो ये वाला हिस्सा ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे करके ये जब हमने पलटा तो ये सी ऐसे जाएगा, तो इसकी लोकेशन यहाँ के ऊपर आ जाएगी। यहाँ के ऊपर ये फिर हो गई सिचुएशन। अब आप दोनों का एंटी क्लॉक और क्लॉक देख लें। अगर आप पहले का यहाँ के ऊपर आप देख लीजिए इस चीज़ को, नहीं पॉइंट समझ में आ गया है कि हमारे पास में ये देखिए एक फूल ये था, दूसरा फूल ये था और तीसरा फूल ये तागे में बंधा हुआ था। और हमने क्या किया कि हमने इस माला को ऐसे करके पलट दिया, तो सी की लोकेशन जो है वो ये चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में जब हमने इसको ऐसे करके यहाँ के ऊपर पलट दिया तो बी इधर आ जाएगा और ए अपनी जगह के ऊपर रहेगा। क्लियर हुई बात ये? तो सिचुएशन क्या हुई कि अगर हम ऐसे देखेंगे, एंटी देखेंगे, अगर हम एंटी देखेंगे तो तब भी बी होगा। और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ के ऊपर क्लॉकवाइज देखेंगे तब भी ए के बाद में यहाँ के ऊपर ये बी आएगा। पॉइंट आप लोगों की समझ में आ रहा है? अगर कहीं पर इस तरीके की सिचुएशन हो, और मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि इस तरीके की सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ डेवलप होती है, गुथी हुई चीज़ों में होती है कि ए के बाद में एंटी पर भी बी आ रहा है और ए के बाद में यहाँ के पर जो क्लॉकवाइज है इसके बाद में भी बी आ रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन कहलाती है कि एक का एंटी क्लॉक देखा जाए और दूसरे का क्लॉक देखा जाए और दोनों सिचुएशन यहाँ के पर सेम हो। इस कंडीशन में यहाँ पे लिख लिए हेयर, और अब इसमें सिचुएशन यहाँ तो हमने आपको 3 दे रखे हैं, लेकिन अगर n हो तो हेयर नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन बराबर फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, फैक्टोरियल, देखिए हाफ फैक्टोरियल n-1। अब इसका प्रूफ नहीं मैं आपको करके बता रहा हूँ, समझे। प्रूफ वगैरह आप लोगों के कोर्सेज में नहीं है, उसमें बहुत बेफजूल की और एनर्जी लगेगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर इस तरीके की सिचुएशन हो कि जब एक सिचुएशन एंटी पर देखी जाए तब भी ए के बाद में बी आए, और जब उसके बाद में जब क्लॉक पर देखी जाए तब भी ए के बाद में यहाँ के ऊपर ये बी आए, तो हमारा सिचुएशन क्या हो जाएगी कि नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन हाफ और फैक्टोरियल n- यहाँ के ऊपर 1 होंगे। आप लोगों की बात समझ में आ गई? तो मैंने सर्कुलर परम्यूटेशन में आपको 3 चीज़ें बताई कि जब रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगी तो n के लिए फैक्टोरियल n-1 का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। दूसरी सिचुएशन क्या बताई कि 2 तरीके के सर्कुलर परम्यूटेशन होते हैं। अगर 2 सर्कुलर परम्यूटेशन है, अरेंजमेंट हैं, और दोनों के एंटी एंटी देखे जाएं तो डिफरेंट हो, और दोनों के क्लॉक क्लॉक देखे जाएं तो डिफरेंट हो, तब भी फैक्टोरियल n-1 का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद में तीसरी चीज़ मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दी है, इसके लिए फार्मूला इस तरीके की सिचुएशन में हाफ और फैक्टोरियल n-1 का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पे आप एक एग्जाम्पल आप देख लें, ज़रूरी है कि एग्जाम्पल भी साथ में कराते हुए चलें। ये ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसमें हम बहुत तेज़ी से चीज़ें जो है वो बताते हुए चले जाएं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत तरीके से चीज़ जो है वो बता दी। आप देखें इसमें इलस्ट्रेशन, और बड़े सवाल बाद में फिर देखे जाएंगे, लेकिन इस पे इलस्ट्रेशन क्या होगी कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या अरेंजमेंट कहें चाहे परम्यूटेशन कहें, अरेंजमेंट्स ऑफ 8 persons seated around a table, बराबर। देखिए 8 लोग बैठ रहे हैं, तो 8 लोग में आप समझ लीजिए कि एक आदमी जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा। अब उसके बाद में क्या होगा, 7 चॉइसेस बचेंगी, 7 लोग बैठ जाएंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, हमेशा वैल्यू हो जाएगी, देखिए 8-1। इसके बाद में दूसरी ये आंसर आएगा तो बराबर आ जाएगा, यहाँ के पर फैक्टोरियल 7 परम्यूटेशन बनेंगे। और उसके बाद में दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि इन आ गार्लैंड ऑफ 8 डिस्टिंक्ट फ्लावर्स, the number of
परम्यूटेशन बराबर हाफ टाइम्स फैक्टोरियल 8 - 1 बराबर हाफ होगा और फैक्टोरियल 7, ये आंसर होगा। मैंने आप लोगों को सर्कुलर परम्यूटेशन बहुत तरीके से बता दिया है, बातें आप समझ लें। पहली पॉइंट, रिलेटिव पोजीशन चेंज ना हो। दूसरा पॉइंट, दो सर्कुलर अरेंजमेंट में एंटी एंटी देखे जाएं, डिफरेंट हो, और क्लॉक क्लॉक देखे जाएं, डिफरेंट हो, तब भी ये वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। और तीसरा गार्लैंड वाला। अब आप लोग और आगे बढ़िए। देखिए अभी तक कुछ चीज़ें हैं, बाद में फिर जो है वो कंबाइन सवाल लगवा दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप चीज़ों को समझते जाइए। इसको पहले मैं रब कर दूं। देखिए अभी तक मैंने जितने भी सवाल लगवाए हैं या जो भी लेक्चर दिया है वो सिर्फ परम्यूटेशन पे चल रहा है। कॉम्बिनेशन के ऊपर अभी हम नहीं आए, लेकिन मैंने जब आप लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले दिन पढ़ाया था, पहले लेक्चर आप देखिएगा, तो उसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन का मतलब समझा दिया था। और मतलब ये था कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। और मैंने उस दिन सारी बातें आप लोगों को बता दी थी। उसी लेक्चर को देखिएगा, हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर हमने उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को लिया और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए, सी कॉम्बिनेशन के लिए स्टैंड करता है। अगर टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से अगर हमने r ऑब्जेक्ट्स को निकाला और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन या डिफरेंट सिलेक्शन बनाए, तो उसको सिंबलाइज करने के लिए, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए NCR का इस्तेमाल करते हैं। और इसका फार्मूला फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल यहाँ के बार r और फैक्टोरियल n - r, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह में चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी। ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और मैंने जब आप पहला लेक्चर देखेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आपकी समझ में आ जाएंगी कि कॉम्बिनेशन का क्लैरिफिकेशन क्या है। उसके ऊपर मैं बहुत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अब हम प्रॉब्लम्स के थ्रू या एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉम्बिनेशन को लेके चलेंगे। क्लैरिफिकेशन लेक्चर 1 में आपको मिलेगा पूरा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए आप मेरे इसको बात को समझिए। कह रहा है कि पहला सवाल आप देखिए कि हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल्स। देखिए यहाँ के ऊपर एग्जाम्पल या क्वेश्चन है, यहाँ के ऊपर ये हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड joining the angular points of a polygon of m sides as vertices। सवाल की लैंग्वेज को आप लोग यहाँ के ऊपर ये देख लें। ये मैंने आपको बहुत ही इजी और छोटी सी एग्जांपल ली है, इसको पहले आप लोग देख लें। कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल्स
कितने डिफरेंट एंगल बन सकते हैं कब कि ज्वाइन किया जाए एंगुलर पॉइंट्स को किसके, पॉलीगॉन जिसकी m साइड्स हैं। तो पहली बात तो आप यहाँ के ऊपर ये समझ लीजिए कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर आप देख लीजिए कि अगर हमारे पास में ट्रायंगल है तो 3 वर्टिसेस होंगे, 3 साइड्स होंगी। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 4 वर्टिसेस होंगी और 4 साइड्स होंगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास में ऐसा कोई पॉलीगॉन है कि जिसमें m साइड्स हैं तो m साइड होंगी तो m ही वर्टिसेस भी होंगी। देखिए पहला पॉइंट तो आप ये समझ लें। तो अगर आपके पास में m वर्टिसेस हैं और कंडीशन यहाँ के ऊपर ये दे रखी, देखिए कंडीशन ये भी देखना है कि कोई भी जो पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर पॉइंट होंगे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, ट्रायंगल हमेशा जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है। तो बात आप यहाँ के ऊपर समझ लें कि अगर हमारे पास में m साइड्स हैं तो इसमें से ट्रायंगल बनाने के लिए क्या बनाना है, हाउ मैनी, यहाँ के ऊपर ये ट्रायंगल बनाने के लिए अगर आपके पास में m साइड्स हैं तो m ही वर्टिसेस भी होंगी। देन यहाँ के ऊपर देख लें आप, यहाँ के ऊपर m वर्टिसेस भी होंगी। तो इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल बनाने के लिए आपके पास वर्टिसेस कुछ भी हों, मान लीजिए 10 हों, 25 हों, 50 हों, नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट चाहिए होंगे। क्या हो गया, मैंने आपको, आप देखिएगा पहले वाले लेक्चर में कि बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता वाली मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी है और पूरा आप उसको समझ लीजिएगा तो फिर ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर m वर्टिसेस हैं तो इसमें से कोई 3 नॉन कोलिनियर वर्टिसेस को निकाला जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा और सेलेक्ट करने के बाद में उनके डिफरेंट जो सिलेक्शंस होंगे या कॉम्बिनेशन होंगे वो क्या होंगे, यहाँ के ऊपर MC3 होंगे। क्या होंगे, MC3। देखिए फिर मेरा जो है वो दिल मान नहीं रहा है कि हो सकता है कि कोई आदमी मान लीजिए कि हमारा लेक्चर यहाँ से देखे तो उसकी कॉम्बिनेशन ना समझ में आए। मैंने एग्जाम्पल यहाँ के ऊपर दे रखी थी कि किसी भी आदमी को, पहले आप समझ लें बात को क्योंकि इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, कि अगर किसी भी आदमी को बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता जाना है और अगर टाइम परमिट नहीं करता कि वो 3 जगह जा सके, सिर्फ टाइम इतना परमिट करता है कि सिर्फ वो 2 जगह जा सकेगा। तो सब देखिए, सबसे पहले उसके बाद क्या है यहाँ के पर, देखिए यहाँ के पर ये बॉम्बे है। जब आप पहला लेक्चर देखिएगा तो वहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगी और उसके बाद में यहाँ के पर कलकत्ता है। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं कि भाई ये कोई आदमी इसी सवाल को देखे तो उसकी बात ना समझ में आए। अगर किसी भी आदमी को बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता विजिट करना है लेकिन टाइम परमिट नहीं करता कि वो तीनों जगह जा सके, सिर्फ उसके पास में इतना टाइम है कि वो कोई 2 सिटीज़ जो है वो चला जाए, तो आप लोग गौर करिए कि ये देखिए मैंने इसको ट्री डायग्राम से समझाया था कि बॉम्बे को अगर B से रिप्रेजेंट किया जाए और दिल्ली को D से रिप्रेजेंट किया जाए और कलकत्ता को C से रिप्रेजेंट किया जाए तो सबसे पहला काम बच्चों क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि वो इन 3 सिटीज़ में से, चूंकि सिर्फ 2 ही जगह जा सकता है, इन 3 टाइम की कमी से की वजह से इन तीनों सिटीज़ में से कोई 2 सिलेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि BD और उसके बाद में यहाँ के पर ये DC और या यहाँ के पर BC। अगर टाइम परमिट नहीं करता तो सबसे पहला काम ये होगा कि वो 2 सिटीज़ का सिलेक्शन करेगा, यानी 2 सिटीज़ का कॉम्बिनेशन बनाएगा कि भाई मैं यहाँ जाऊँगा तो या तो वो BD जा सकता है यानी बॉम्बे दिल्ली, या दिल्ली कलकत्ता, या बॉम्बे कलकत्ता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसीलिए मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास में टोटल यहाँ के ऊपर 3 सिटीज़ हैं और कोई 2 सिटीज़ उसको जाना है तो सबसे पहला काम क्या करेगा, वो इन 3 में से 2 को सिलेक्ट करेगा और रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 3C2, कि टोटल हमारे पास में 3 सिटीज़ थे, कोई 2 सिलेक्ट कर लिए और उनके कॉम्बिनेशन बनाए तो टोटल कॉम्बिनेशन 3C2 होंगे। और 3C2 के लिए फार्मूला मैंने आपको बता दिया था कि देखिए फैक्टोरियल 3 होगा और फैक्टोरियल 2 होगा और फैक्टोरियल यहाँ के ऊपर आ जाएगा 3 - 2। इसको सॉल्व करके आप देख लीजिए तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, देखिए 3 कॉमन ले लीजिए,
तो ये वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल 2, और ये फैक्टोरियल 2 होगा और इसमें से यहाँ के बारे वैल्यू जाएगी तो ये 1 आ जाएगा। तो आप खुद ही देख लें कि ये कट जाएगा और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब ये है कि 3C2 का रिजल्ट क्या मिला 3। अब आप खुद ही यहाँ के ऊपर देख लें कि अगर वो बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता में से सिर्फ 2 सिटीज़ जा रहा है तो उसके सिलेक्शन बनेंगे 3C2, और वो तीनों सिलेक्शन 1, 2 और यहाँ के ऊपर 3 आएंगे। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 3C2 करेंगे हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट भी हमें यहाँ के ऊपर 3 ही मिलेगा। तो ये मैंने आपको यहाँ के ऊपर समझा दिया। इसी तरीके से अगर हमारे पास में m साइड्स हैं तो m ही वर्टिसीज भी होंगे, और उन m वर्टिसीज में से कोई 3 वर्टिसीज या 3 पॉइंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ या डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे MC3, डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे ट्रायंगल्स के, कि टोटल हमारे पास में m जो थे वो पॉइंट्स थे यानी वर्टिसीज थे, और उसके बाद में उसमें से हमने कोई 3 सिलेक्ट कर लिए नॉन कोलिनियर और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए तो वो हो जाएंगे MC3, और रिजल्ट यहाँ के बड़े बच्चों ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर फैक्टोरियल m, और ये वैल्यू आ जाएगी 3, और यहाँ से आ जाएगा m-3। और जो लोग और नहीं सॉल्व करना चाहते वो देख लें कि जब हम लोग इसमें से m कॉमन लेंगे तो अंदर m-1 बचेगा, और अगर हम लोग m-1 भी कॉमन ले लें तो अंदर फैक्टोरियल में m-2 मिलेगा, और अगर हम m-2 भी निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा m-3 बचेगा, और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर m-3, और उसको हम लोग यहाँ के ऊपर काट देंगे। बस यही रिजल्ट आएगा MC3 बराबर m-1 m-2 और अपान फैक्टोरियल 3। इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो यहाँ के ऊपर बनेंगे, जो भी m की वैल्यूज आएगी। ये मैंने आपको पहला यहाँ के ऊपर कॉन्सेप्ट बताकर इसको हमने आपको सवाल बताया। अब फिर आप अगला देखिए, इसी सवालों के थ्रू हम लोग चीज़ों को जो है वो समझेंगे। देखिए कह रहा है कि इन अ पार्टी ऑफ 30 पीपल, छोटे छोटे क्वेश्चनों से मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं। कह रहा है कि इन अ पार्टी ऑफ 30 पीपल ईच शेक हैंड, ईच शेक हैंड with other, कहता how many handshakes took place, how many hands shake took place in the party। ये छोटे छोटे सवाल हैं, और जब आप चीज़ें जो है वो यहाँ के ऊपर पढ़ लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत इंशाल्लाह नहीं आएगी। कह रहा है कि कोई पार्टी हो रही है, उसके अंदर 30 लोग हैं और ये सारे लोग आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो कह रहा है कि बताओ कितने लोगों ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया। सामने की बात है कि अगर 30 आदमी हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी कि उन 30 में से, वही बात बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता वाली दिमाग में अपने रखिएगा कि अगर सिर्फ वो 2 जगह जाता है तो 3C2, तो टोटल वहाँ 3 था तो कोई 2 निकाल लिए और डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना दिए। यहाँ सिर्फ 2 लोग आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो टोटल 30 में से कोई 2 ले लिए, 2 ले लिए और उनके डिफरेंट सिलेक्शन हमने बनाए, कोई 2 सिलेक्ट किए और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने बनाए। बस सिर्फ आप बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता वाली मिसाल अपने दिमाग में रखिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन 30C2 हो जाएंगे। तो जो 30C2 का रिजल्ट मिलेगा, यही इतने ही कॉम्बिनेशन होंगे, इतने लोगों ने आपस में कॉम्बिनेशन होगा कि हाथ यहाँ के ऊपर मिलाए। मान लीजिए वही बिल्कुल वही तरीका कि अगर ABCD हैं और मान लीजिए A ने B से मिलाया
ठीक है, 4 लोगों में अगर आपसे कहा जाए कि ABCD अगर नाम दे दिए जाएं कि कितने लोगों ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कॉम्बिनेशन बनाना जब आप शुरू करेंगे तो A और B का भी बनेगा, A और C का भी बनेगा, A और D का भी बनेगा, फिर B और C का भी बनेगा, B और D का भी बनेगा, फिर C और D का भी बनेगा। इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो आप बनाते चले जाएंगे, और जब उनको गिनेंगे तो किसके बराबर होगा, 4C2 के बराबर होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ के बार आप देख लें इस चीज़ को, क्योंकि मैंने अभी इसको शुरू किया है तो चीज़ें बात आप समझ लें कि अगर हमारे पास में A, B, C और D ये 4 लोग हैं और सब आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, A B भी बनेगा, A C भी बनेगा, A D भी बनेगा, उसके बाद में फिर B C भी बनेगा, और उसके बाद में B D भी बनेगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा A, इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ के पर ये C D भी बनी। ये तो हमें जितने याद आ रहे हैं मैं उतने बना रहा हूँ। ये देखिए A का B के साथ बना दिया, AC बना दिया, AD बना दिया, BC बना दिया। अगर कोई कॉम्बिनेशन, अब इसमें सिचुएशन क्या हो जाएगी कि 1 2 3 और यहाँ के ऊपर 4 हैं, और इसमें से कोई 2 लेके डिफरेंट उनके कॉम्बिनेशन बनाए गए, तो फैक्टोरियल 4 होगा और फैक्टोरियल 2 होगा, और 4 में से 2 गया, यहाँ के ऊपर ये 2 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 4 3 2 और 1 बनेगा, इसके बाद 2 और 1 ये आ जाएगा, और उसके बाद 2 और 1 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तो इससे कट जाएगा, और इसके बाद में 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 2 को जब आप 3 से मल्टीपल अप्लाई करिएगा तो कितना रिजल्ट मिलेगा, 6। अब आप खुद देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप 7वां कोई कॉम्बिनेशन नहीं बता सकते। इसी तरीके से अगर हमारे पास में टोटल 30 लोग हैं और हम कॉम्बिनेशन बनाना ये शुरू करें कि कितने लोगों ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो नंबर ऑफ शेकिंग हैंड्स, नंबर ऑफ शेकिंग हैंड्स, नंबर ऑफ शेकिंग हैंड्स टुक प्लेस, या जो भी आपकी लैंग्वेज समझ में आए, कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ शेकिंग हैंड्स विद ईच अदर टुक प्लेस बराबर वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर 30 और C2। जिस तरीके से हम लोगों ने 4C2 को सॉल्व किया है, उसी तरीके से हम लोग 30C2 को सॉल्व करेंगे, और जो रिजल्ट मिलेगा वही इसका आंसर होगा। देखिए मैं आपको बातें समझाता हुआ चल रहा हूँ, और आगे बढ़िए। कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इन द नेटवर्क ऑफ रेलवेज, समझिएगा बात को। फिर अगली एग्जाम्पल है, कह रहा है कि इन द नेटवर्क ऑफ रेलवेज, इन द नेटवर्क ऑफ रेलवेज a small island has 15 stations. How many different type of, कहता है how many different types of tickets are to be printed for each class, if every station must have tickets for other station,
फॉर अदर स्टेशन। ये सवाल बड़े बड़े हैं, लेकिन सिर्फ आप जो है अगर समझ जाएंगे तो 1 मिनट के अंदर चीज़ जो है वो लगती चली जाएगी। मैंने कॉम्बिनेशन आपको समझाया, उसके बाद में आप सवाल देख लें। कह रहा है कि इन द नेटवर्क ऑफ रेलवेज आई स्मॉल आइलैंड हैज़ 15 स्टेशन। समझ गए थी लैंग्वेज, 15 स्टेशन है। कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टिकट्स आर टू बी प्रिंटेड, कितने टाइप के टिकट जो है वो प्रिंट होना चाहिए फॉर ईच क्लास। ईच क्लास का मतलब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, यही 2 श्रेणियाँ होती हैं। फॉर ईच क्लास का मतलब यहाँ के ऊपर फर्स्ट क्लास और यहाँ के ऊपर सेकंड क्लास। एसी की बात उसने नहीं की है, तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास 2 ही क्लास होते हैं, ध्यान रखिएगा। इफ एवरी स्टेशन मस्ट हैव टिकट फॉर अदर स्टेशन, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया, देखिए बात को आप समझें कि 15 स्टेशन हैं, तो 15 में से यहां के ऊपर क्या करेंगे हम लोग? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ यहां के ऊपर टिकट, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? क्योंकि जब एक स्टेशन पड़ेगा फिर दूसरा पड़ेगा, तो आप एक बात समझिए, यहाँ के ऊपर कॉन्सेप्ट क्या समझने की बात है कि जो पहला स्टेशन पड़ेगा उस पहले स्टेशन के पास के पास जो है वो यहाँ से वहाँ तक सबके यहाँ के ऊपर टिकट होंगे, दूसरे के भी होंगे, तीसरे के भी होंगे, और उसके बाद में चौथे के 15 तक होंगे। लेकिन जब दूसरा स्टेशन पड़ेगा, बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से जा रहा है, तो उसके पास में भी हर तरीके के जो है वो टिकट होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में यहां के पर ये 15 स्टेशन है, टोटल स्टेशंस बराबर यहां के पर ये 15। अगर हम इन 15 में से कोई 2 स्टेशन को ले लें और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएं, तो यहां के ऊपर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर 15 C2। कितनी आ जाएगी? देखिए 15 स्टेशन है और सिलेक्शन कितने हो जाएंगे? 15 C2। यानी हमारे पास में अगर 15 स्टेशन थे तो कोई 2 स्टेशन हमने उसमें से लिए और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किए, तो उनके कॉम्बिनेशन 15 C2 हो जाएंगे। और 2-2 की बात की जा रही है, और हर कॉम्बिनेशन के बाद के लिए के पास में क्या हो जाएगा? हर स्टेशन के पास में क्या हो जाएगा? 2 टाइप के टिकट होंगे, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो इसका मतलब यह है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे? बात को आप समझ लीजिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यहां के ऊपर कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? हर स्टेशन के पास में 2 टाइप के टिकट होंगे, तो 2 × और सारे कॉम्बिनेशन जो है वो मल्टीप्लाई कर दी जाएंगे और आ जाएगा यहाँ के ऊपर 15 C2। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 2 और × यहाँ के ऊपर 15 C2। देखिए मैंने पूरी बात आपको बता दी कि हमारे पास में 15 स्टेशन थे, कोई 2 लेकर हमने उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए, वो 15 C2 हुए। सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन के पास में 2 टाइप के टिकट होंगे, जो भी कॉम्बिनेशन स्टेशन के बनेंगे हर कॉम्बिनेशन के पास 2 टाइप के टिकट होंगे, तो सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा इतने ही टिकट जो है वो प्रिंट होना चाहिए। ये पॉइंट आपको मैंने यहाँ के ऊपर बता दिया। अब और आगे बढ़िए। कह रहा है इन अ सर्टेन सीजन, फिर अगला यहां के ऊपर एग्जाम्पल आप देखिए, कह रहा है कि इन अ सर्टेन सीजन 45 मैचेस
45 मैचेस were played between the teams of the first division football league. Each team playing once against each of other team. अदर टीम फुल स्टॉप लगा के कह रहा है कि हाउ मेनी टीम्स आर देयर इन द फर्स्ट डिवीजन. अब आप सवाल को यहाँ के बार ये देख लें. इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लैंग्वेज का फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सवाल जो है बहुत छोटे वे शॉर्ट में लग जाता है, कोई दिक्कत इतनी नहीं आती. आप देखें इस चीज़ को. कह रहा है कि इन सर्टेन सीजन 45 मैचेस, यानी टोटल मैचेस कितने खेले जा रहे हैं? 45 मैचेस पर प्लेट खेले गए थे बिटवीन द टीम्स के बीच में, और ऑफ द फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग. आप समझ ही गए इतनी बात को कि ऑफ द फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल यहां के ऊपर लीग. इसके बाद में उसने ये भी कहा है कि ईच टीम प्लेइंग वंस अगेंस्ट ईच ऑफ अदर टीम, और इसमें सिचुएशन ये है कि हर टीम ने एक बार अपोजिट टीम से खेला जरूर है. यानी इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं सब आपस में एक दूसरे से खेल जरूर रहे हैं. ठीक है. तो कहता है हाउ मेनी टीम्स आर देयर इन द, यहाँ के पर बताइए. तो ये कह रहा है कि टीम्स की संख्या बताइए. क्या बताइए? हम लोगों ने टीम दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि लेट द नंबर ऑफ टीम्स बराबर यहाँ के पर है. देखिए ये पॉइंट हुआ. अब इसके बाद में जितने भी टोटल मैचेस कितने हुए हैं? 45 हुए हैं, और हर टीम ने एक दूसरे से खेला जरूर है. यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि वही बात यहाँ के ऊपर हो गई कि अगर हमारे पास में ए बी सी और यहाँ के ऊपर डी, जैसे हमने एन माना है, तो इसका मतलब ए बी से भी खेलेगा, ए सी से भी खेलेगा, जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल बन सकते हैं. वही बात यहाँ पर भी होगी कि अगर 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसा भी हमने आपको बताया था, तो 6 कॉम्बिनेशन एक बार आपस में खेलेंगे ज़रूर. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एन टीम्स मान ली, तो एन में से कोई 2 हम लोग टीमें सेलेक्ट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे? लेट द नंबर ऑफ, यहां का मेरी एन हो गया, तो इस एन में से कोई 2 सेलेक्ट किए, तो टोटल मैचेस कितने हो गए? टोटल मैचेस बराबर हो जाएंगे NC2. देखिए बात को आप समझ लीजिए कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में टोटल n टीमें हैं, तो कोई 2 सेलेक्ट करके उनके जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे सब आपस में एक दूसरे से खेलेंगे. तो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे? NC2. और टोटल मैचेस कितने दे रखे हैं यहाँ के पर? 45. तो 45 बराबर अब ये NC2 ये आ जाएगी. तो आ जाएगा 45 बराबर ये वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2
और फैक्टोरियल n-2। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए 45 लेफ्ट में रहा। इसके बाद में यहाँ से हम लोगों ने n और n-1 बच्चों कॉमन ले लिया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी n-2 और ये वैल्यू यहाँ के बाद आ जाएगी 2 × 1 और फैक्टोरियल n-2 ये कट जाएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 45 दूनी 90 और बराबर ये वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स n-1 यानी आ जाएगा n² - n। हमने देखा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि n² - n और माइनस के 90 बराबर 0। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो माइनस का यहाँ के पर 10n 10 9 90 और प्लस का 9n माइनस के 90 बराबर 0। n कॉमन ले लीजिएगा बच्चों, तो n-10 मिलेगा, माइनस के n- यहाँ के बाद ये 10 बराबर 0 होगा। इसका मतलब n की वैल्यू 10 मिलेगी और n की वैल्यू माइनस के 9 मिलेगी। एक फैक्टर n-10 होगा और एक हो जाएगा n+9, तो n बराबर -9 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टीमें पूछी जा रही है, टीम्स, तो टीम कभी निगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टीम आ जाएंगे यहाँ के पर 10 ही आंसर हुआ। तो मैंने आपको सवाल जो है वो बेहतरीन तरीके से समझा दिया, कोई कहीं के ऊपर आप प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए सवाल इतना बड़ा था लेकिन मैंने आपको सिचुएशन समझा दी। फिर अब आप फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फिर देखिए ये मैंने आज आपको कॉम्बिनेशन पर ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो लगवाई हैं, तो आप देखते जाएंगे चीज़ों को। इसके बाद में देखिए सवाल की जो लैंग्वेज है वो जो है वो बड़ी है, लेकिन सवाल में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आई। कहता है हाउ मेनी कमिटीज, फिर आप देखें यहाँ के बाद, कहता है हाउ मेनी कमिटीज of 5 ministers can be formed from a cabinet of 12 ministers, from a cabinet of 12 ministers. If, अब इसमें एक कंडीशन ये दे रखी है कि a particular minister is always included due to honesty, और इसके बाद में फिर दूसरी कंडीशन यहाँ के पर बच्चों ये दे रखी है, a particular minister is always excluded due to corruption. देखिए हमारे पास में ये कह रहा है कि हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 5 मिनिस्टर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द, ये कैबिनेट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, कैबिनेट ऑफ 12 मिनिस्टर। हमारे पास में जो मिनिस्टर हैं वो कितने हैं कैबिनेट में,
यहाँ के ऊपर ये 12, और हमें 5 की कमेटी बनाना है। बस खाली आपकी सवाल समझ में आ जाना चाहिए, मिनट लगता है लगने में। 5 की कमेटी जो है वो हम लोगों को बनाना है, लेकिन उसने कंडीशन ये दे रखी है कि अ पर्टिकुलर मिनिस्टर इज ऑलवेज इंक्लूडेड ड्यू टू ऑनेस्टी। तो क्या सिचुएशन हो जाएगी कि जो कमेटी बनना है उसमें से एक पहले से उसने अनाउंस कर दिया कि फलाना साहब जो है वो तो शामिल होकर ही होएंगे, उनकी तो छोड़ी दी बात आप। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिमाग में आप रखें कि अगर आपके पास में कैबिनेट में 12 मिनिस्टर हैं और उन्हीं ने एक को पर्टिकुलर कर दिया कि नहीं साहब ये तो शामिल होएंगे, इनकी तो छोड़ी दी बात आप, तो आपके पास जो सिलेक्शन रह जाएगा वो सिर्फ 11 का रह जाएगा। 12 से नहीं अब आप सिलेक्ट करेंगे, अब आप सिर्फ 11 से सिलेक्ट करेंगे, और 5 की कमेटी बनना है। तो एक तो ऑलरेडी आपके पास में आ गया, तो अब जो कॉम्बिनेशन होंगे वो 11C4 होंगे। देखिए मैंने आपको 1 मिनट के अंदर बात बता दी और मुझे लग रहा है आपकी समझ में भी आ गई होगी कि अगर हमारे पास में कैबिनेट में 12 मिनिस्टर हैं और एक साहब जो हैं वो कहते हैं कि वो इतने ऑनेस्ट हैं कि उनको तो शामिल करना ही करना है, पर्टिकुलर कर दिया, तो वो सिलेक्शन में शामिल नहीं होंगे, वो कॉम्बिनेशन में नहीं शामिल होंगे, तो 12 में से एक कम हो जाएगा, और जब एक कम हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास बचेंगे 11 और सिलेक्शन होगा 4 का। तो पहले केस में जो कॉम्बिनेशन बनेंगे कमेटी के, तो कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ के ऊपर कॉम्बिनेशन ऑफ कमिटीज, जो भी आपकी लैंग्वेज समझ में आप लिखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ के ऊपर ये कमेटी बराबर बन जाएगा 11C4। और हमने आपका इसको खुलासा कर दिया कि ये क्यों ऐसा होगा। इसके बाद में फिर आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और इसके बाद में दूसरी पोजीशन क्या होगी, वो ये कह रहा है कि अ पर्टिकुलर मिनिस्टर इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड ड्यू टू करप्शन। क्या मतलब हुआ कि दूसरे केस में कैबिनेट में 12 मंत्री थे और कह रहे हैं कि एक साहब जो है वो करप्ट है, इनको तो लेना ही नहीं है, तो अब जो 5 का सिलेक्शन होगा वो 11 से होगा। अब हमारे पास क्या बचा, एक को तो लेना ही नहीं है, बचे 11 और कमेटी बनना है 5 की। तो इसका मतलब दूसरे केस में जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा 11C5 कॉम्बिनेशंस होंगे, यानी जो कमेटीज बनेंगी उसमें 11C5 कॉम्बिनेशंस होंगे, और उस कॉम्बिनेशन में कोई एक कॉम्बिनेशन जो है वो एज ए कमेटी काम करेगा। पॉइंट समझ में सबकी आ गया। तो यहां क्या होगा 11C5। इसके बाद में फिर आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। कह रहा है, अच्छा बहरहाल चूंकि मुझे लग रहा है कि शायद मुझको इंडिकेट किया जा रहा है कि टाइम ज़्यादा हो गया है और आप वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, तो हम इसको वीडियो को यहीं पर रोके दे रहे हैं। जितने भी मिनट का लगभग 1 घंटे का हो ही चुका होगा, तो अब इसी को हम लोग अगले वीडियो में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक मैंने आप लोग देख लीजिएगा। आज तीसरा लेक्चर ये जा रहा है, और तीसरे लेक्चर में मैंने कॉम्बिनेशन आपको समझा दिया है, और कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाएंगे। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिसके अंदर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है वो दोनों लगेंगे, वो सब लगा कर फिर चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। इसको आप लोग देखिएगा। थैंक यू।